बच्चों कैसे हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज आ चुकी है एनसीईआरटी की इन वन शॉट। इसको मैं 2 लेक्चर्स में आपको कराऊंगी। लेक्चर 1 जो आज कराऊंगी और लेक्चर 2 जो आपको कल कराऊंगी। क्या कराऊंगी इसमें? आज आपको सारे बॉटनी के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स करा दूंगी और कल आपको मैं सारे जुओलॉजी के करवा दूंगी। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक इट सो सिंपल, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका सारा पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चले। और इस सीरीज के बेसिस पे तो आप देखना, एक बार डायग्राम्स आपने कर लिए, मैं सिर्फ डायग्राम्स नहीं कराऊंगी, सारे डायग्राम्स के पीछे के कॉन्सेप्ट, उनमें किस ट्रिक के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें आपको कराऊंगी, जिसके बेसिस पे आप देखिएगा कि यार आप लोग मतलब नेक्स्ट लेवल छाने वाले हो। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। बट गाइस प्लीज इंश्योर कि आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। यू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु बायोटॉनिक। सबसे पहले आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डायग्राम। बहुत सिंपल है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर आते ही आते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी के ऊपर आएंगे। सबसे पुरानी या सबसे मतलब लल्लू सवाल, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किसमें होते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं स्पीशीज में। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या है? फाइलम है, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेट। प्लांटी और एनिमिलिया क्या है? किंगडम है। इसके ऊपर आपको पता है लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स जो है इसके ऊपर होते हैं। मैमेलिया क्या है? आपकी क्लास है। इज दैट क्लियर? स्पीशीज और जीनस में कॉमन क्या रह सकता है? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डुस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस। तो जीनस जैसे होमो, जीनस जैसे पैंथेरा, ये आपको पता होना चाहिए। ये रही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे जैसे हम किंगडम से टुवर्ड स्पीशीज बढ़ते हैं, हमारे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे जैसे हम अप जाते हैं, हमारे कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होते रहते हैं। ये लास्ट ईयर का भी एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज जैसे मैंने आपको बोला सारे बॉटनी के डायग्राम्स कराऊंगी, कल मैं आपको सारे जुओलॉजी के डायग्राम्स कराऊंगी। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया। आते हैं नंबर 2 पे। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है नॉस्टॉक कहलाती है। सो ये फिलामेंटस है, लंबी है। ब्लू ग्रीन को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एल्गी जो है पूछा जाता है, एक मिसनोमर है, गलत है। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसको मिटा देंगे, पूछेंगे ये क्या है? ये है हेटेरोसिस्ट। क्या काम होता है हेटेरोसिस्ट का? हेटेरोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको पता होना चाहिए। हमेशा ये साथ में स्टिक करके रहे और सॉइल में इनको कोई हार्म ना हो, इसीलिए इनके बाहर हो सकता है इस पे क्वेश्चन मार्क आए। ये होती है इसकी म्यूसिलेजिनस शीट। तो ये रहा आपका साइनोबैक्टीरिया। Algae is a misleading word, it's a misnomer. Nostoc, Anabina, Cyanobacteria's blue-green algae. इनके पास होता है हेटेरोसिस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। आपको ये भी पता है कि साइकस रेवोल्यूटा की रूट्स में भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और वो साइकस रेवोल्यूटा की जो रूट्स होती है वो मिट्टी से बाहर आ जाती हैं, इसलिए नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती हैं। उन रूट्स का नाम होता है कोरोलॉइड। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एक डायग्राम के थ्रू आप सोच सकते हो कि आपके एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है, टोबैको मोजाइक वायरस किस टाइप का वायरस है? तो आपको पता होना चाहिए टीएमवी जो है एमसीक्यू नंबर 1 एक आरएनए वायरस है। किस टाइप का वायरस है? डीएनए वायरस नहीं है, ये आरएनए वायरस है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 चीज, ये किस तरह से घूम रहा है? एमसीक्यू आता है, ये स्पाइरल के फॉर्म में है। इस पूरे को कहा जाता है कैप्सोमियर और इसकी एक यूनिट को कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। कैप्सिड, कैप्सोमियर, आरएनए, स्पाइरल टोबैको मोजाइक वायरस के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया को ईट करता है।
यहां पर इसका हेड होता है, अगर इस चीज की लेबलिंग पूछी जाएगी तो ये इसका कॉलर होता है, इसको कहते हैं शीथ और इनको कहते हैं टेल फाइबर्स। चांस कम है आने का, कैप्सिड, कैप्सोमेयर, स्पाइरल आरएनए के आने का चांस काफी ज्यादा है। चलते हैं प्लांट किंगडम पे। ये डायग्राम आपने बहुत ज्यादा बार देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्रायोफाइट्स, राइट, दिस पार्ट इज कॉल्ड द लिवरवॉर्ट। एग्जाम्पल में सबसे पहले तो लिवरवॉर्ट, मार्शेंटिया एग्जाम्पल में यही आ जाएगा, राइट। ये है आपका फीमेल थैलस और लिवरवॉर्ट मार्शेंटिया का बी है आपका मेल थैलस। मेल थैलस का नाम होता है एंथरीडियोफोर, फीमेल थैलस का नाम होता है आर्किगोनियोफोर। ये दोनों ही चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। इनके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका नाम होता है राइजोइड्स। क्या नाम होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिख देती हूं, रूट लाइक। आप प्लीज एंथरीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर की शेप पर फोकस करें। जब यहां ऐसे फ्लावर की तरह शेप है, ये आर्किगोनियोफोर है, ये फीमेल है। जब ऐसे फैला हुआ सा शेप है, वो एंथरीडियोफोर है, वो मेल है। राइजोइड्स होते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मार्शेंटिया बनाता है गैमा कप्स। क्या बनाता है? गैमा कप्स। सो एंथरीडियोफोर इज मेल, आर्किगोनियोफोर इज फीमेल। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बेस पे जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। लिवरवॉर्ट का एग्जांपल मार्शेंटिया है। गैमा कप इज मेंट फॉर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यहां पर जो आपको पहले से पता ना हो, फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूं कि ये क्या चीज है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जस्ट इन केस आपको नहीं पता है आप एक बार सुन लीजिए। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है वो आपके फीमेल पार्ट में होती है। फीमेल पार्ट का नाम आ गया मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। एंथर और फिलामेंट आपके मेल पार्ट में होता है। यहां से निकलता है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम पोलन ग्रेन भी आगे जाके कहेंगे। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। देखो माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। एक न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव, एक होता है जेनरेटिव। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो आगे जाके फिर से दो में हिस्सों में बटेगा, जेनरेटिव 1, जेनरेटिव 2, जो आगे जाके बनेगा फर्स्ट और सेकंड मेल गैमेट, जो ट्रिपल फ्यूजन करवाएगा। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो आगे जाके पोलन ट्यूब में बनेगा। आपको पता है यहां पर एग्स है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। यहां 3 चलाजल सेल की तरफ एंटीपोडल है और बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस है। आपको 2 मेल गैमीट दिखाई दे रहे हैं, गैमीट 1 एंड गैमीट 2, जो कि आपके जेनरेटिव सेल से निकले हैं। गैमीट 1 और एग जब मिल जाएंगे, मेल गैमीट और एग, बन जाएगा आपके पास जाइगोट। एम्ब्रियो बन रहा है, आपको यहां एम्ब्रियो की शेप दिखाई दे रही होगी, तो ये हार्ट शेप प्रोथैलस है। और फाइनली आपको जब प्लांट बॉडी बनेगी तो प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट है, आप कलर चेंज देख लीजिए। मेन जनरेशन स्पोरोफाइटिक है जो कि 2n है, और आपको दिख रहा है जो छोटी जनरेशन है वो गैमेटोफाइटिक है, दैट इज n। एनी डाउट्स टिल नाउ? आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइफ पैटर्न्स पढ़ते हैं। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये सारे लाइफ पैटर्न्स हैं। अगर कोई अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ हैप्लॉइड स्टेज में रहे तो उस लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं। अगर कोई अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ डिप्लॉइड स्टेज में काटे तो उसको हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं, जिसे आपको दिखाई दे रहा है मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ स्पोरोफाइट के फॉर्म में कटी है। अगर ये आपको मैंने जैसे बोला एंजियोस्पर्म्स है, अगर मैं बात करूं सिर्फ मॉसेस की, तो जो उनका गैमेटोफाइट है, लीफी गैमेटोफाइट, वो उनकी मेन स्टेज होती है मॉसेस की, याद रखिए। अगर कोई अपनी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ मॉस की तरह हैप्लॉन्टिक स्टेज में काटे, दैट इज हैप्लॉन्टिक। अगर कोई एंजियोस्पर्म्स की तरह मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ डिप्लॉइड स्टेज में काटे, दैट इज डिप्लॉन्टिक। और अगर कोई लगभग बराबर कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
तो ये रही आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आते हैं एनिमल किंगडम पे। यहां पर मैं आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। उसके बाद ऑब्वियसली ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपको बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे। ये है आपका व्यू सीलोमेट, एसीलोमेट और सूडोसीलोमेट। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल्स की क्लास नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के ऊपर मैंने 2 घंटे की स्लाइड्स तैयार करी हुई है। तो प्लीज आप एग्जाम्पल, आपको भी समझा रही हूं डायग्राम्स की, डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। डायग्राम के क्वेश्चन में अपने दिमाग पे एग्जाम्पल चलाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहां लेबलिंग पूछी जाएगी, यहां लेबलिंग पे ध्यान दो, यहां डायग्राम के नीचे हुई चीजों पे ध्यान दो। इसलिए मैंने 2 अलग अलग क्लासेस बनाई है। डायग्राम की क्लास अलग बनाई है और एग्जाम्पल्स की क्लास अलग बनाई है, क्योंकि दोनों ही चीजों पर आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम पर भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल पर भी क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज इनको आपस में कंफ्यूज मत कीजिए, लिंक मत कीजिए। सीलोम एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर हम ऑर्गन्स डाल सकते हैं। जिसके पास भी सीलोम है उसको हम सीलोमेट कहते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहां भी मीसोडर्म है और यहां भी मीसोडर्म है। तो सीलोमेट वो होगा जहां दोनों तरफ आपको पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है। इस पे ध्यान दो, ये व्हाइट एंड ब्लैक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से पक्का आपके एग्जाम तक आएगा। हो सकता है दोनों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम हो, या सीलोमेट है। जब स्पेस तो है पर अंदर हमें कोई मीसोडर्म और बाहर कोई मीसोडर्म जैसे यहां लगी हुई है, दोनों ही तरफ मीसोडर्म से कवर्ड, वो नहीं नजर आ रही, उसको हमने सूडोसीलोम कह दिया। और ये तो गट है, ये कोई स्पेस नहीं है। जहां स्पेस ही नहीं है उसको हमने एसीलोमेट कह दिया। तो जहां मीसोडर्म अंदर बाहर लगी, आपको कवरिंग दिखेगी, आपने उसको सीलोमेट कहना है। आपको स्पेस तो दिख गई, ये देखिए, पर आपको कवर नहीं दिखा, आपने उसको एसीलोमेट नहीं सूडोसीलोमेट कहना है। और जहां आपको स्पेस ही नहीं दिखी वहां आपने उसको एसीलोमेट कहना है। मैं आपको बार बार कह रही हूं, ये डायग्राम्स की क्लास है, प्लीज आप लोग एग्जाम्पल्स की ध्यान मत दीजिए। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कैसे किया गया है। सबसे पहले आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल, राइट। जिनके पास सेल है सिर्फ, जैसे पॉरीफेरा, इसका एग्जांपल आता है ये पॉरीफेरा, एसिमेट्रिकल होते हैं, सीलोम नहीं होती है। जब टिश्यू लेवल होता है तो हम बात करते हैं सिमेट्री की। अगर मैंने उसको किसी भी एंगल से काटा, रेडियल, एक ही एंगल से काटा बराबर आया, उसको कहेंगे हम बायलैटरल। जो किसी भी एंगल से कट गया बराबर है, रेडियल, अगर उसमें सीलोम नहीं है, एसीलोमेटा। अगर उसमें सीलोम है, सीलोमेटा। और अगर सीलोम है पर मीसोडर्म से कवर्ड नहीं है, सूडोसीलोमेटा। सीलोम नहीं है, एसीलोमेटा। और सीलोम है, सीलोमेटा। एसीलोम में आते हैं निडेरियंस, टिनोफोरा। एसीलोमेट यस, बट बायलैटरल सिमेट्री में आएंगे फ्लैटवर्म्स, प्लैटीहेलमिन्थस। जिनके पास फॉल सीलोम है, सूडोसीलोम, उसमें आएंगे एस्केहेलमिन्थस, राउंडवर्म। और जिनकी बायलैटरल सिमेट्री है और सीलोम भी है, वो आएंगे आपके एनालिडा अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा कीड़े-मकोड़े, स्नेल्स, मोलस्का, स्टारफिश, काइरोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है। कॉर्डेट्स के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां होता है डोर्सल, हॉलो और सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, 2 नर्व्स होती है। हमारा फैरिंक्स में गिल स्लिट्स होती हैं, नॉन कॉर्डेट्स के पास गिल स्लिट्स नहीं होती है। हमारा हार्ट वेंट्रल है क्योंकि नर्वस सिस्टम डोर्सल है, इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल है तो हार्ट डोर्सल हो गया। और हमारे पास सारे कॉर्डेट्स के पास किसी ना किसी स्टेज में पोस्ट एनल टेल होती है, नॉन कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल टेल नहीं होती है। अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो जिसके पास जॉ नहीं है उसको हम कहेंगे एग्नैथा, क्योंकि ग्नैथियन हो गया आपका जॉ, और जिसके पास जॉ नहीं है वो आपका कहलाएगा एग्नैथा। एग्नैथा के पास कई बार राउंड माउथ होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अगर जॉ है तो हमने उसे कह दिया ग्नैथोस्टोमेटा। अगर उसके पास फिन्स हैं तो वो पाइसिस है, और 4 पैर है तो वो टेट्रापोडा है। अगर फिन्स हैं तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो सकता है, इसलिए कॉन्ड्री, और बोनी एंडोस्केलेटन हो सकता है ऑस्टी।
4 पैर हैं, लैंड और वाटर दोनों पे रहेगा एम्फीबिया। स्केल्स या स्क्यूल्स होंगे रेप्टाइल। स्केल्स पैरों पे होंगे, न्यूमैटिक बोन्स लाइट बोन्स होंगे, उड़ेगा एवीज। मेमोरी ग्लैंड होंगे, वार्म ब्लडेड होगा, होम्योथर्मिक होगा, मैमेलिया। ये सब आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिससे बहुत सारी फोटोज आपके एग्जाम में आएंगी, जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर पे आते हैं। यहां पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट कैप। मल्टीपल रूट कैप पे क्वेश्चन आते हैं जो पाया जाता है पैंटानोस में। मल्टीपल रूट कैप एक प्लांट होता है जिसको पैंटानोस, ये प्रोटेक्टिव रूट कैप होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। रूट कैप के पास जो एरिया होता है सबसे ऊपर यहां पर, ये इसमें मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा ग्रो करता है, इसीलिए रूट कैप होती है ताकि ग्रोइंग टिप की हम प्रोटेक्शन कर सकें। एक बार सेल्स ने डिवाइड कर लिया, उसके बाद सेल्स होते हैं इलोंगेट, तो इसके पीछे वाला रीजन है जोन ऑफ इलोंगेशन, और उसके ऊपर का रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां रूट हेयर होंगे। रूट हेयर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब इसीलिए करते हैं बिकॉज इनके पास एक एब्जॉर्प्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है एपिब्लेमा, जो आपके एमसीक्यूज में कम से कम 4 या 5 बार आ चुका है पिछले 8 या 10 सालों में। प्लीज आप इसे याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अगर वो किसी एक पर्टिकुलर शेप की नहीं है पर क्लस्टर्स के फॉर्म में है, इन अ वे इट इज काइंड ऑफ अ ट्यूबरस रूट, जो होता है एस्पैरेगस, जिसको हम शतावरी कहते हैं। टर्निप की जो रूट होती है वो आपकी एक तरह से नैपी फॉर्म होती है, ऊपर से मोटी, बीच से मोटी और नीचे एकदम टेपर करती है। कैरेट की रूट कोनिकल होती है, ऊपर से मोटी नीचे टेपर कर रही है। स्वीट पोटैटो की रूट जो होती है वो देखिए आपकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इसको भी फैसिक्यूलेटेड कहते हैं। अगर मैं रेडिश की बात करूं तो उसकी रूट इस शेप की होती है, ऊपर से पतली नीचे से पतली बीच से मोटी होती है, फ्यूजिफॉर्म रूट कहलाती है। अगर मैं एविसिनिया, सोनेरिशिया, हेरिशेरिया की बात करूं, और मैंने आपको बार बार बोले एग्जांपल्स में आपको स्पेसिफिकली कराऊंगी, तो रूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रोपिक, क्योंकि पानी नीचे जो सॉइल थी वो पानी से भरी हुई थी। So because the soil was full of water, इन रूट्स को एस्फिक्सिया हो गया, मर जाएंगे ये रूट्स, इसीलिए इनको मैंने नेगेटिवली जियोट्रोपिक करके पानी से बाहर निकाल दिया। इन रूट्स के अंदर छोटे छोटे छेद होंगे रेस्पिरेशन के लिए, इनका नाम है न्यूमैटोफोर। दिस इज मेंट फॉर रेस्पिरेशन। व्हाट इज इट मेंट फॉर? इट इज मेंट फॉर respiration. Now we need to modify certain roots for various kinds of things. अगर मैंने stem को modify कर लिया for storage of food, that is called as gingiber officinale ginger. आपको पता होना चाहिए, ginger एक horizontal modification of stem है। कैसे पता चलेगा ये stem है? ये जो leaves हैं आपके बच्चों, ये scale leaves हैं, और ये जो पॉइंट्स है बच्चों ये आपके नोड्स हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, इसका नाम होता है जिंजिबर ऑफिशिनेल। जिंजिबर आपको पता होना चाहिए, ये ऑफिशिनेल जिंजर, ये एक हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर मैं वर्टिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करूं तो इसका नाम होता है जमीकन, अरबी कोलोकेशिया में ये होता है, इसको हम खॉर्म कहते हैं। अगर मैं एक ऐसी स्टेम की बात करूं, क्योंकि ये जो है ये नोड्स हैं जहां से नए प्लांट्स आएंगे, इसीलिए इन्हें आई भी कहते हैं। पोटैटो में होते हैं आपके ट्यूबर। क्या होते हैं आपके? ट्यूबर। ये है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये तीनों मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टोरेज के लिए है, भले ही वो जिंजिबर ऑफिशिनेल है, राइट? The horizontal modification of stem, the corm, the vertical modification of stem, or the tuber. Is that clear? Horizontal modification of stem को rhizome कहते हैं, जो हमें जिंजर में दिखाई देता है। कई बार स्टेम मॉडिफाई होती है टू फॉर्म स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है उसको टेंड्रिल कहा जाता है, जो पी में देखा जाता है, जो पैसिफ्लोरा
यस, पैसिफ्लोरा पैशन फ्लावर में देखा जाता है, वाइटिस में देखा जाता है, कुकुम्बर में देखा जाता है. Is it is for modification? It is basically for the climbing for support. बोगनविला में एंटी ग्रेजिंग इफेक्ट के लिए, ताकि वो ऑब्वियसली किसी चीज पे अटक के पेड़ को चढ़ा भी सके. We also have a modification for climbing. The stem is modified into a spine. जब भी रूट्स जो है वो नोड से आती हैं, उन रोड्स को हम एडवांटिशियस रूट कहते हैं. ये आपको ऑक्सैलिस में नजर आ रही है. आप इसको बीच से कट कर दो, कहीं भी लगा दो. जैसे ऑफसेट्स आर ऑल्सो एडवांटिशियस रूट्स, रनर्स आर ऑल्सो एडवांटिशियस रूट्स. राइट एवरीबडी, दिस इज बेसिकली फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ऑफसेट होता है आपके आइकॉर्निया में, पिस्टिया में, एक्वेटिक प्लांट्स में. रनर्स आपके होते हैं लैंड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्रासेस में. मैं साइड में हो चुकी हूं. प्लीज इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस इंपॉर्टेंट है. आप यहां पे समझिए एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपको बोला, आई हैव अ स्पेशल क्लास कमिंग जहां पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स कराऊंगी. Now, position of floral parts on the thalamus. देखिए, what is thalamus? Thalamus एक receptacle है, right? Thalamus वो पार्ट है जहां सारे floral parts आकर अटैच हुए हैं. Understood everybody? तो वो thalamus कहलाता है. Position of floral parts on the thalamus. Hypo का मतलब होता है बच्चों below. गाइनी का मतलब होता है ओवरी. तो बच्चों ये जो टर्म्स हैं ये अटैचमेंट के लिए यूज की गई हैं. ये टर्म्स और किसी के लिए नहीं है, ये अटैचमेंट. अगर सारे फ्लोरल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, जो बचे हुए फ्लोरल एलिमेंट्स हैं वो ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले रहे हैं. ये रही ओवरी. बचे हुए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले रहे हैं. इसे कहेंगे हाइपोगाइनस. ओवरी आपकी हो गई सुपीरियर, क्योंकि बचे हुए चीजों ने ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले लिया. लाइक ये वाला डायग्राम मैंने दिखा दिया, यहां पे दिखा देती हूं. राइट, आपकी देखिए कितना ओवरी सुपीरियर हो गई, क्योंकि सबने ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले लिया. राइट एवरीबडी, ए क्या हो गया? हाइपोगाइनस. ए बी ओवरी के नीचे से ओरिजिन लिया, ओवरी के नीचे से ओरिजिन लिया. सो ओवरी आपकी सुपीरियर हो गई. राइट, अगर ओवरी के बाजू से ओरिजिन लिया, बाजू से, उसको कहेंगे पेरीगाइनस, बिकॉज पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर. मैंने पहले ही बोला ये टर्म्स ओवरी के लिए नहीं है, ये बाकी फ्लोरल एलिमेंट्स कहां से ओरिजिन ले रहे हैं उसके लिए टर्म है. अगर सारे फ्लोरल एलिमेंट्स ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले रहे हैं, हाइपोगाइनस बिलो द ओवरी, हाइपोगाइनस बिलो द ओवरी, तो ओवरी अपने आप क्या हो गई? सुपीरियर, क्योंकि बाकी पार्ट्स ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले रहे हैं. पर अगर बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से ओरिजिन ले रहे हैं, एपिगाइनस, ऑन टॉप ऑफ गाइनीशियम. अगर बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से ओरिजिन ले रहे हैं तो ओवरी नीचे हो गई. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर ओवरी, क्योंकि सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से ओरिजिन, ओवरी के ऊपर तो ओवरी नीचे हो गई, ओवरी के नीचे से ओरिजिन ले रहे हैं, ओवरी ऊपर हो गई. बहुत ज्यादा सिंपल है. आते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन पे. एक एक चीज का मैं एग्जांपल कराऊंगी. मैं फिर बता रही हूं, ध्यान से स्लाइड्स को देखिए. ये आपकी सिर्फ और सिर्फ जो स्लाइड्स हैं बच्चों, ये आपको बताने के लिए हैं कि चीजें कैसे होती हैं. ये एग्जांपल्स नहीं है. अगर सब कुछ एंड टू एंड लगाए, दैट इज कॉल्ड एज वैल्वेट एस्टिमेशन. एक अंदर एक बाहर. देखो, एक इनसाइड है तो एक व्हर्ल, एक पत्ता बाहर है. इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड. दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा. एक पत्ता पूरा इनसाइड इनसाइड, एक पत्ता पूरा आउटसाइड आउटसाइड, और बाकी इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड. दैट इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट.
और जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, जो अपराजिता फूल में वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, एक पत्ता ऊपर स्टैंडर्ड, विंग्स बाजू वाले दो पत्ते, और ये कील जो फ्यूज्ड है, दिस इज कॉल्ड एज वेक्सिलरी, जो फेबिएसी फैमिली में होता है। किस फैमिली में होता है? फेबिएसी, मटर की फैमिली में होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है। प्लेसेंटेशन पे आ जाते हैं। प्लेसेंटेशन के भी वेरियस टाइप्स हैं। ये आपको पता है मटर में सब कुछ जो भी ओव्यूल लगा है, व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। ओव्यूल ओवरी पे कैसा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटेशन है। अगर सब कुछ मार्जिन पे लगा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अगर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ सेंट्रल एक्सिस पे और 3 लॉक्यूल बने हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। सब कुछ बाहर लगा है, बीच में कोई लॉक्यूल नहीं है, सिंगल लॉक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज पेराइटल प्लेसेंटेशन। सब कुछ बीच में लगा हुआ है और कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, उसे कहेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और अगर ओव्यूल बेस पे लगा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल प्लेसेंटेशन। यहां पर आप सिर्फ डायग्राम देखो, अगर ये डायग्राम आपको आ गया, आपने पेराइटल मार्क करना है। अगर ये आ गया, आपको पता है फ्री सेंट्रल है, ये डायग्राम बनकर आ गया बेसल है। यहां डायग्राम है, यहां पर अभी तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं करा रही हूं, डिफरेंस समझिए। डायग्राम भी एग्जाम में आएंगे, सो हियर वी आर गोइंग टू डू डायग्राम्स। अगर मैं आपको मोनोकॉट दिखाऊं तो आपको पता है ये ढाल शेप का है, ये एमसीक्यू में आता है। ये जब ढाल शेप का एमसीक्यू में आएगा, मोनोकॉट के कॉटिलिडन का नाम होता है स्क्यूटेलम। जड़ जिससे बनती है वो है रेडिकल, शूट जिससे बनता है वो है प्लूम्यूल। जड़ का कवर होता है कोलियोराइजा, शूट का कवर होता है कोलियोप्टाइल, और एंडोस्पर्म होता है। बाहर एक कवर होता है जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जो प्रोटीनेशियस कवर होता है, छिलका होता है, राइट। तो ये मोनोकॉट सीट है, ये बीच में आपका एम्ब्रियो है एक, और बाहर एंडोस्पर्म। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये क्या है, बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे इसको हमेशा कॉटिलिडन करके आ जाते हैं, हमेशा इसको मार्क करके आ जाएंगे एम्ब्रियो। गलत, ये एम्ब्रियो नहीं है, राइट। ये है मोनोकॉट का कॉटिलिडन, इसको जैसे ये दिख रहा है स्क्यूटेलम, राइट एवरीबॉडी। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल, रेडिकल, ये एंडोस्पर्म है। और कई बार ये बाहर की मार्किंग आ जाएगी, ये क्या है, ये आपका एल्यूरोन लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो प्लीज डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए, डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए। आ जाते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बातें कर रही हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से करिए। या इनफैक्ट एक काम करते हैं, इस लेक्चर को मैं 3-4 हिस्सों में लेती हूँ, और मेरा मन कर रहा है कि इस लेक्चर को मैं लाइव लूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, आपके साथ इंटरेक्शन करके मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। तो आज का लेक्चर मैं यही रोक रही हूँ, एंड अगले लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगी एज लाइव। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए रिकॉर्डेड बेटर लग रहे हैं ये वाले एग्जाम्पल, अब तो मुझे आपको एग्जाम्पल्स भी कराने। सारी स्लाइड्स बनिए, बड़ा प्रेफर कि मैं एक एनसीईआरटी सीरीज आपकी हर हफ्ते लाइव लेक्चर लूं, दैट इज बेटर। The interaction is much better. You are able to ask questions. So I'm going to stop it here. एक आधा दिन अगर मुझे दोबारा, I'm in Bangalore, आप सबको पता है मैं नहीं lectures दे पा रही हूँ, because मैं Bangalore आई हूँ, travel कर रही हूँ, बहुत important कुछ meetings थी हमारी, but I will try and take these lectures live, because I personally feel कि interact करके explain करने में I will really have much better time, right? तो I hope इतना ठीक है, आपको करवा दिया। बाकी सारे lectures मैं तो live लेना पसंद करूँगी, ठीक है? चलिए फिर, take care, bye बच्चों।